नमस्कार, मैं चनाराम महला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। अंतर्राष्ट्रीय संबंध व राजनीति के अंतर्गत आज हम दक्षिण दक्षिण संवाद या दक्षिण दक्षिण सहयोग के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है दक्षिण दक्षिण संवाद और किस प्रकार ये उत्तर दक्षिण संवाद से भिन्न है। तीसरी दुनिया के देश किन्हें कहा जाता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस लेसन में हमें मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं दक्षिण दक्षिण संवाद से। सबसे पहले दक्षिण दक्षिण संवाद या सहयोग का अर्थ क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों के लिए दक्षिण शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो दक्षिण से यहाँ पे तात्पर्य है विकासशील देश। 1945 के बाद समस्त विश्व राजनीतिक शब्दावली में दो भागों उत्तर तथा दक्षिण में बंट गया। तो उत्तर का मतलब विकसित देश और दक्षिण का मतलब विकासशील देश। उत्तर में सभी साम्राज्यवादी ताकतें या विकसित धनी देश थे और दक्षिण में साम्राज्यवादी शोषण के शिकार रहे गरीब देश थे। जब इन देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो इन्हें अपने को आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या से ग्रस्त पाया। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्वहन में भी आर्थिक साधनों की कमी इनके आड़े आई। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए इन्होंने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नियो की स्थापना के लिए उत्तर के देशों से उदार रवैया अपनाने का आग्रह किया। तो जो नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसकी स्थापना के लिए जो विकसित देश है उनसे उन्होंने उदार रवैया अपनाने का आग्रह किया और ये कहा कि आप जो है हमारा सहयोग कीजिए। और इसके परिणाम स्वरूप उत्तर दक्षिण सहयोग के प्रयास शुरू हुए, जिसे अपन कहते हैं उत्तर दक्षिण संवाद। लेकिन सकारात्मक परिणाम न निकलने से विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ सहयोग की बजाय आपसी सहयोग, जहां पहले उत्तर दक्षिण संवाद था उसकी जगह उत्तर से सहयोग न मिलने पर आपसी सहयोग यानी दक्षिण दक्षिण सहयोग की शुरुआत की। इसके लिए आपसी विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू हुई, अर्थात दक्षिण दक्षिण संवाद का जन्म हुआ। तो जो सहयोग की शुरुआत है उसके लिए ज़रूरी है कि बात करें आपस में, और वो बात जब की गई दक्षिण दक्षिण तो उसको कहा गया दक्षिण दक्षिण संवाद। विकासशील देशों को दक्षिण दक्षिण संवाद की प्रक्रिया द्वारा आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी विकसित देशों पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया दक्षिण दक्षिण सहयोग के नाम से जानी जाती है। तो जो आपस में जो डायलॉग हुए, जो विचार विमर्श हुआ, उसको कहा गया दक्षिण दक्षिण संवाद। और इस संवाद के माध्यम से जो उनके आत्मनिर्भर बनने की बात आई और उत्तर के देशों पर, जो विकसित देशों पर उनकी निर्भरता कम हुई, उसे कहा गया दक्षिण दक्षिण सहयोग। तो यह है दक्षिण दक्षिण संवाद या सहयोग का अर्थ। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए विकसित और विकासशील देशों में उत्तर दक्षिण संवाद की स्थापना हुई, परंतु जैसा पहले भी अपन ने बताया, विकसित राष्ट्रों के अपेक्षापूर्ण व अड़ियल रवैये के कारण उत्तर दक्षिण सहयोग की बात सिरे नहीं चढ़ सकी और विकासशील देशों पर ऋणों का जो ऋण है उसका भार लगातार बढ़ने लगा। उन्हें प्राप्त होने वाले अधिकतर विदेशी सहायता का हिस्सा ब्याज के भुगतान में ही खर्च होने लगा और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अधिक भेदभावपूर्ण व जटिल हो गए। विकासशील देश यह महसूस करने लगे कि उत्तर दक्षिण सहयोग की बात करना उनके हितों को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए उन्होंने दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात करनी चाहिए। इसलिए विकासशील देशों ने दक्षिण के गरीब व अल्प विकसित देशों में ही सहयोग के आधार तलाशने शुरू कर दी, बेस ढूंढना शुरू कर दिया। इसी से दक्षिण दक्षिण संवाद या सहयोग का नारा बुलंद हुआ। तो यह है दक्षिण दक्षिण सहयोग। बात करें इसकी पृष्ठभूमि की, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका प्रारंभ 1968 में आयोजित अंकटाड जो यूएनओ के अधीन जो सम्मेलन हुआ उससे, नई दिल्ली में, उससे माना जाता है। इसके बाद 1970 में लुसाका सम्मेलन में भी इसकी आवश्यकता पर
बल दिया गया। 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र में, जब यूएनओ की विशेष महासभा के विशेष सत्र में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आह्वान में इसका विशेष जिक्र हुआ, तो ये जो विकासशील देश हैं उन्होंने जो मांग रखी कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिसमें उनकी भी बात सुनी जाए, उनके हितों का ध्यान रखा जाए, तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार किया और 1974 में महासभा द्वारा विशेष सत्र में इसकी बात रखी गई। 1976 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन और चौथे अंकटाड सम्मेलन में विकासशील देशों के आपसी व्यवहार तथा सामूहिक अंतर्निर्भरता की आवश्यकता पर बल दिया गया। आपस में व्यापार उनका बढ़ना चाहिए। 1981 में कराकश सम्मेलन में भी इसका उल्लेख हुआ। इसी वर्ष नई दिल्ली में 44 देशों के सम्मेलन में भी दक्षिण दक्षिण संवाद और सहयोग की बात की गई। तो यह है दक्षिण दक्षिण सहयोग की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब देखते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने वाले मंच कौन से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत कौन से ऐसे मंच हैं, कौन से ऐसे संगठन है, कौन से ऐसे संघ है जो कि दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देते हुए नजर आते हैं। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने वाले प्रमुख मंच, तो उसमें एक आता है अंकटाड, फिर समूह 77, नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन, G15 विकासशील देशों का संगठन, दक्षिण आयोग, आसियान, शार्क, हिमतशेक्ष और D8। तो ये ऐसे संगठन है, ऐसे मंच थे जिनसे दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा मिला। इनके माध्यम से दक्षिण दक्षिण संवादों का विकास हुआ और विकासशील देशों के आपसी सहयोग में वृद्धि हुई। तो ये जो मंच है, ये जो नाम इसमें दिए गए हैं वो आपको छोटे प्रश्नों में अक्सर मिल जाएंगे, तो ये हमें ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, इनकी एक एक करके बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं अंकटाड। क्या है अंकटाड? अक्सर अंकटाड जो है उसकी स्पेलिंग UNCTAD, जो ये अंकटाड है, इसका फुल फॉर्म भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, कंपटीशन वाली में, तो उसमें अपने को ध्यान रखना है। क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेड और डेवलपमेंट से संबंधित है, व्यापार से संबंधित होने के कारण, विकास से संबंधित होने के कारण ही विकासशील देशों ने इसको मुद्दा बनाया और इसका सम्मेलन रखा जिसमें नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात सामने आई। तो 1964 में कब स्थापना हुई देखो इस सम्मेलन की? वो है 1964। तो 1964 में स्थापित व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, विकासशील देशों के विकास के अनुकूल उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है। यह एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसका मुख्यालय परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, मुख्यालय कहाँ है अंकटाड का? तो वह है जेनेवा के अंदर, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह समझौता विकासशील देशों के हितों के अनुरूप नहीं था। तो जो समझौते हुए थे, गेट यहाँ पे आता है, जो गेट समझौता हुआ था उसके बारे में बात है कि वो समझौता उरुग्वे वार्ता के द्वारा, तो वो विकासशील देशों के हितों के अनुरूप नहीं था, तो उसका विरोध किया गया इसके द्वारा और उसके फलस्वरूप अंकटाड सम्मेलन हुआ। इसलिए विकासशील देशों की मांग पर आर्थिक सहयोग हेतु एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया, इसे अंकटाड कहा जाता है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के एक स्थायी अंग के रूप में 30 दिसंबर 1964 को हुई। इससे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। तो ये है अंकटाड। अब देखते हैं G77। सभी नवोदित स्वतंत्र राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने, उनमें से लगभग 2/3 सदस्य अफ्रीका से थे और विकासशील देश थे। इन देशों ने अपने आप को G77 कहना शुरू कर दिया। इस संगठन की स्थापना यूएनओ के तत्वावधान में 1964 में की गई। इसके अधिकतर सदस्य तृतीय विश्व के देश थे, तीसरी दुनिया के देश जिसे कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे तीसरी दुनिया या तृतीय विश्व के देश कौन से हैं, तो वो है जो विकासशील देश हैं, जो नवोदित विकासशील देश हैं, जो नए नए
अभी आज़ाद होकर सामने आए थे। तो वो थे तीसरी दुनिया के देश। अपने समान आर्थिक हितों के कारण ये देश नई विश्व अर्थव्यवस्था की स्थापना की बात करते हैं। इसकी 1982 की नई दिल्ली की बैठक में 44 विकासशील राष्ट्रों के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें औद्योगिक देशों के संरक्षणवाद की व्यापक निंदा की गई। इसमें कृषि की आत्मनिर्भरता, विश्व बैंक में परस्पर संबंध का निर्माण, तकनीकी सहयोग के लिए बहुराष्ट्रीय वित्तीय सुविधा का निर्माण आदि बातों पर ध्यान दिया गया। इसमें सामूहिक आत्मनिर्भरता के लिए सहयोग को महत्व दिया गया। G77 का एक अंतरंग यानी इंटरनल समूह भी है जिसे G24 के नाम से जाना जाता है। यह विकासशील देशों के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करता है। आज G77 में ऐसे देश हैं जो साम्राज्यवादी शोषण का शिकार रह चुके हैं और यह संगठन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ऐसे देशों की एकता और सहयोग का प्रतीक है। तो इसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। अब आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन या जिसे कहते हैं नाम। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में हुआ। इसमें अधिकतर नवोदित स्वतंत्र विकासशील देश शामिल है। 1975 में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के लीमा सम्मेलन में विकासशील देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए संहति कोष की स्थापना की स्वीकृति हुई। यह दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। 1976 में गुट निरपेक्ष देशों के कोलंबो शिखर सम्मेलन में बहुराष्ट्रीय औषधीय कंपनियों पर निर्भरता की बजाय परस्पर सहयोग की योजना तैयार करने पर बल दिया गया। इसमें कृषि, खाद्यान्न, संचार अवरोधकों के मामलों पर भी नए उपाय तलाशने पर बात कहेगी। सबसे अधिक महत्वपूर्ण सुझाव तृतीय विश्व बैंक की स्थापना के बारे में दिया गया। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन जिसे नाम भी कहते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट, और यह भी विकासशील देशों का एक संगठन था जिसने दो ध्रुवीय जो विश्व व्यवस्था है उसको बदलने की चेष्टा की और खुद को तटस्थ रह करके दो ध्रुवों की बजाय बहुध्रुवीय विश्व बनाने की चेष्टा कोशिश इन्होंने की। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब आता है G15। G15 विकासशील देशों का एक समूह है। यह तृतीय विश्व के विकास के लिए एक आंदोलन का रूप धारण करता जा रहा है। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1 जून 1990 को कुआलालंपुर में हुआ। इसका उद्देश्य दक्षिण दक्षिण सहयोग की कार्यवाही में गति लाना था। G15 के दूसरे शिखर सम्मेलन कराकश में गरीब देशों को अमीर देशों के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया गया। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि ऐसी आर्थिक नीतियां बनाए कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने का अवसर प्राप्त हो सके। तो G15 विकासशील देशों का एक समूह। आसियान। आसियान जो आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला संगठन है सामूहिक रूप से देखें। इसकी स्थापना 1967 में हुई। इसका पूरा नाम यह भी पूछा जाता है छोटे प्रश्न में, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान। इसमें लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो भारत के नक्शे की नीचे की तरफ से हम देखें तो पूर्व दिशा की ओर जो ऐसे देश हैं जो समुद्र तट पे हैं ज़्यादातर, उन सब ने एक संगठन बनाया आसियान के नाम से, जो आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। यह कृषि, व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में साझे मामलों पर परस्पर सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका लक्ष्य उस दौरान देखिए लिखा था 2003 तक इस क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना है। तो उस दौरान ये था। अब ये मुक्त व्यापार क्षेत्र बन गया है, यानी टैक्स फ्री एरिया हो गया है। 1998 में इनकी 5वीं बैठक मनीला में हुई। इसमें पूंजी निवेश, व्यापारिक, सांस्कृतिक और विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में सहयोग बनाए रखने तथा बढ़ाने की नीति का अनुसरण किए जाने का समर्थन किया। यह संगठन
निरंतर प्रगति की राह पर कार्य करते हुए दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए सहयोग करने की दिशा में कार्यरत है। तो इन्होंने एक कोशिश की और आज आसियान दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ संगठन है। तो निश्चित ही अगर दक्षिण दक्षिण संवाद को सही तरीके से लागू किया जाए तो इनकी जो है विकसित राष्ट्रों पर निर्भरता कम हो सकती है। अब आता है दक्षेस या जिसे हम कहें शार्क। इसकी स्थापना 1985 में हुई। इसका पूरा नाम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ है। इसमें भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और बाद में इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता शाफ्टा फ्री ट्रेड के लिए स्वीकार करने के बाद दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग के नए युग की शुरुआत हुई है। तो ये कहा गया है, लेकिन वास्तव में पाकिस्तान के यहाँ पे होने के कारण ही ये जो भारत और दूसरे देशों की लगातार इसमें रुचि कम होती जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति की वजह से ये जो साप्टा है, व्यापारिक समझौता है मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला, वो लागू करना यहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा। 1987 के काठमांडू शिखर सम्मेलन में आर्थिक क्षेत्रों के सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार हुआ और इसमें दक्षिण एशिया को परमाणु विहीन क्षेत्र घोषित करने पर विचार हुआ, जो कि आज पाकिस्तान या चीन में जब तक परमाणु हथियार मौजूद है तब तक भारत में परमाणु विहीन क्षेत्र भारत को घोषित करना संभव नहीं है। तो भले ही इस पे विचार हुआ हो, लेकिन इसको लागू करना संभव नहीं है। आगे देखते हैं हम हिमतक्षेश नया संगठन। इसकी स्थापना मार्च 1987 में हुई। इसका पूरा नाम देखिए, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसमें हिंद महासागर के तट पर बसे हुए देश, अक्सर भारत पे आरोप लगता है कि भारत जो है दक्षेश की तुलना में हिम तक्षेश जो राष्ट्र है उनमें ज़्यादा रुचि ले रहा है, तो उसका कारण इसमें पाकिस्तान का नहीं होना है। इसमें जो देश हैं वो है इंडोनेशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर, केनिया, मॉरिशस आदि देश। तो ये वो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे देश, मलेशिया जैसे देश, जो आसियान से संबंधित है और जिनकी ग्रोथ आज जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा है। तो उनके साथ में मिलकर के भारत जो है तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। इसका उद्देश्य इन देशों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है और आर्थिक एकजुटता के आधार पर हिंद महासागर के बाजार का निर्माण करना। यह संगठन क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग की भावना का विकास कर रहा है। तो ये था हिमतक्षेश, हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र पर बसे हुए देशों की। आगे देखते हैं D8 और इसका निष्कर्ष। D8 की बात करें तो यह विकासशील देशों का एक समूह है। यह संगठन 8 मुस्लिम विकासशील देशों में आपसी सहयोग के आधार पर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करता है। तो मुस्लिम विकासशील देशों का अपना अलग संगठन D8। तो ये इस प्रकार विभिन्न संगठन थे जो मिलकर के दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में देखें हम तो इस तरह दक्षिण दक्षिण संवाद को मजबूत बनाकर दक्षिण के देशों को एकजुट किया जा सकता है। इसी पर इन देशों की आर्थिक आत्मनिर्भरता का विकास निर्भर करता है। विकासशील देशों में पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, तो संसाधनों की यहाँ कमी नहीं। कुछ देशों के पास तो पूंजी है और कुछ के पास तकनीकी ज्ञान है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं। इन देशों को विकसित देशों से मदद लेने की बजाय आपस में ही तकनीकी ज्ञान व पूंजी का हस्तांतरण करना चाहिए। लेकिन इनके रास्ते में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इन देशों में आपसी मतभेद है। तो मतभेद स्वयं के ही इतने ज़्यादा है, जैसे आज पाकिस्तान का उदाहरण हम देखते हैं या अफ़गानिस्तान की इंटरनल स्थिति को देखें हम, तो कई सारे देश ऐसे हैं जो खुद, जैसे सूडान की बात करें, कई ऐसे विकासशील देश जो खुद जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, गृह युद्ध की स्थिति से जूझ रहे हैं। तो उनकी आंतरिक स्थिति सही नहीं है और दूसरे देशों के साथ भी उनको आपसी उनके मतभेद हैं, जिसकी वजह से दक्षिण दक्षिण सहयोग सही मायने में उतना सफल नहीं हो पाया
जितनी इसकी आशा की गई थी। ये था D8, हिमतशेष, दक्षेस, आसियान, G15, गुट निरपेक्ष आंदोलन, G77 और अंकटाड, दक्षिण दक्षिण सहयोग। तो दक्षिण दक्षिण संवाद या दक्षिण दक्षिण सहयोग। धन्यवाद।